करने के लिए भी कहीं ना कहीं ये शिक्षा नीति बहुत ही कारगर सिद्ध होगी जब हम इसको धरातल पर उतारेंगे। और जो एक अप्रभावी नियामक प्रणाली थी, उसकी बात भी मैं यहाँ पर करना चाहूंगी। नियामक प्रणाली इतनी अप्रभावी थी कि उसमें जो व्यक्ति निरंतर पूरा जीवन अपना शोध को समर्पित कर देता था, उसको उस सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है जितना कि एक प्रोफेसर को। ये बहुत बहुत विडंबना है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। क्योंकि जबकि एक प्रोफेसर का जो सम्मान होता है, उस शोध अध्येता का भी वही सम्मान होना चाहिए। यदि हमने 10 वर्ष अनुसंधान में बिताए हैं, तो वो 10 वर्ष और शिक्षा के जो 10 वर्ष, शिक्षण अध्यापन के जो 10 वर्ष हैं, उनको समान रूप से सम्मान दिया जाना चाहिए था। लेकिन ये केवल कागजों में सिमट करके रह गया, उसको उस तरीके से प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया। हमने रिसर्च ऑफिसर की अलग एक बना दी कि ये अलग कोठरी है, और मैंने प्रोफेसर की एक अलग कोठरी बना दी। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि ज्ञान को हमने कोठरियों में बांध दिया। ये बहुत बड़ी समस्या थी। कहीं ना कहीं हमारा जो वैचारिक एक जो प्रस्फुटन होना चाहिए था, जो हमारा एक वैचारिक उन्नयन होना चाहिए था, जहां पर हमको पहुंचना था, हम वहां नहीं पहुंच सके। जबकि विदेशों में आज भी यह व्यवस्था है कि वहां पर नित्य नए अनुसंधानों को किया जाता है और उन अनुसंधानों को उतना ही सम्मान दिया जाता है। हम पुराने समय में हमने इन सब चीजों को महत्व दिया था, तो हम विश्व गुरु थे। लेकिन हमने उन चीजों में कहीं ना कहीं गिरावट लाई। इसलिए हमने अपने जो हमारा विश्व गुरु की पदवी थी, वो विश्व गुरु की पदवी तो हमने खोई। उसके साथ ही साथ तक्षशिला और नालंदा जैसे जो विश्वविद्यालय थे, जहां पर पूरे विश्व भर के लोग पढ़ने आते थे, पूरे विश्व से आने वाले लोगों का हम मार्गदर्शन करते थे, तो ऐसा अचानक क्या हुआ कि हम एक कुछ सदियों पहले हम सांप सपेरे के देश कहलाए जाने लगे। क्यों ऐसा हुआ? उसके पीछे कहीं ना कहीं हम लोग स्वयं उत्तरदायी हैं। हमने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन उस ढंग से नहीं किया जिस ढंग से हमको करना चाहिए था। तो इस दिशा में ये जो वर्तमान शिक्षा, जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो चीजें व्यवस्थाएं की गई हैं, उन पर यदि हम निरंतर कार्य करेंगे और अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए हम एक तो संकाय और संस्थागत स्वायत्तता की ओर अग्रसर हों, और दूसरा पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र, मूल्यांकन और छात्रों के समर्थन में जो सुधार होने चाहिए, और तीसरा एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जो बात है, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तीसरा अगला, शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता वाले स्वतंत्र जो बोर्ड हैं, उनके द्वारा उच्च शैक्षणिक संस्थानों पर जो शासन की बात है, और उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक द्वारा हल्का लेकिन तंग विनियमन, ये पहुंच, इक्विटी और समावेश को बढ़ावा देगा। ऐसा हमारा प्रयास भी है और हमारा विश्वास भी है कि 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक संस्थान हमको बनाना ही होगा, जिनमें से प्रत्येक का लक्ष्य 3000 के आसपास छात्रों को बिल्कुल प्रॉपर उनको ट्रेनिंग देना होगा कि हम शोध जो है उसको धरातल पर कैसे उतारें। मैंने शोध किया तो वो केवल एक 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 एक, एक डिग्री लेने का माध्यम ना बने, बल्कि वह उसका जो लाभ है वो पूरे समाज को मिले। पूरे समाज को उसका लाभ कैसे मिलेगा? जब हम हर क्षेत्र के व्यक्ति को उसमें सम्मिलित करेंगे, जब हम तकनीकी शिक्षा, साहित्य, कला, मानविकी, इन सारे विषयों का, समाज विज्ञानों का एक पूरा ऐसा संगठनात्मक ढांचा बनाएंगे जिसमें कि प्रोफेसर स्मृति शुक्ल भी होंगी, डॉक्टर कविता भट्ट भी होंगी, उसके साथ साथ डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव भी होंगे, डॉक्टर शोभना जी भी होंगी, और अन्य जितने लोग हैं अलग अलग विधाओं के, अलग अलग विषयों के, जब वे लोग एक पर्टिकुलर फोरम बनाएंगे और आपस में चर्चा करेंगे, तभी हम ये बात कर सकते हैं कि अगर हम सपोज हिंदी की बात मैं करूं, या फिर मैं दर्शन की बात करूं, या योग की बात करूं, या फिर मैं विज्ञान के किसी भी जीव विज्ञान, मनोविज्ञान की बात करूं, तो उसमें हमें देखना ये होगा कि अगर हमने एक सर्वे लिया जहां पर हम गुणवत्ता परक शोध की बात करते हैं, तो वहां पर हम संख्यात्मक, गुणात्मक,
क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इन दो प्रकार के शोधों की हम बात करते हैं। और इन दो प्रकार के शोधों को हमने क्या किया कि अलग अलग रख दिया। मैंने सोचा कि मैं दर्शन की विद्यार्थी हूँ, तो मैं तो सिर्फ गुणात्मक शोध की बात करूंगी, मैं सिर्फ क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करूंगी, जबकि मुझे करना ये था कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में एक संतुलन बनाना था। तो हुआ ये कि हमने उन दोनों में जो एक रेखा खींच दी, जो लाइन खींच दी, उसने हमें परेशान किया। अब हमने क्या किया कि हिंदी के विद्यार्थियों के लिए हमने कहा कि भाई सपोज उनको अज्ञेय पर कोई शोध करना है, उन्होंने शोध किया, उनकी जो मार्गदर्शिका हैं या मार्गदर्शक हैं, उन्होंने उसको सारा एक प्रॉपर रूपरेखा दे करके पूरा तैयार करवा करके और उनका डिग्री जो है वो उनको मिल गया। उसके बाद वो किसी विश्वविद्यालय या फिर वो किसी कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। उसके बाद उन्होंने भी जो शोध करवाए वो अज्ञेय के साहित्य पर केंद्रित है, लेकिन हमने ये प्रयास नहीं किया कि अज्ञेय का जो साहित्य है, अज्ञेय के द्वारा जो लिखा गया है या फिर निराला के द्वारा जो लिखा गया है या पंत या महादेवी के द्वारा जो लिखा गया है या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो बातें की हैं, वो जो उन्होंने जो तथ्य रखे, उन तथ्यों को हम समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए लाभदायी कैसे बनाए। साहित्य की बात की तो केवल साहित्य तक समेट दिया, साहित्य का अनुप्रयोगात्मक पक्ष क्या हो सकता है इस पर हमने बात नहीं की। और निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, अब उसमें इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं कि हिंदी का व्यक्ति विज्ञान के व्यक्ति से जुड़ करके नए अनुसंधानों का खाका खींचे, और वाणिज्य का व्यक्ति है विज्ञान के साथ जुड़े, या मानविकी का व्यक्ति है तो वह हिंदी के साथ जुड़े। क्योंकि हिंदी या फिर किसी भी विषय की जब हम बात करते हैं, साहित्य का जो उद्देश्य है वो केवल एक व्यक्ति के मनोरंजन तक सीमित नहीं है। मैंने गुणात्मक समय बिताया, केवल यह उद्देश्य नहीं है साहित्य का। साहित्य का उद्देश्य यह है कि जो तथ्य उसमें हैं, उन तथ्यों को धरातल पर उतार करके हमारे समाज को उसका क्या लाभ मिल सकता है। एक व्यक्ति अगर अवसाद में है तो साहित्य उसको अवसाद से कैसे बाहर निकाल सकता है। तो इसके लिए हमें 2-3 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। एक प्राध्यापक ऐसे होंगे जिनको हिंदी साहित्य का ज्ञान हो, दूसरे प्राध्यापक ऐसे होंगे जिनको कि मनोविज्ञान का ज्ञान हो, तीसरे प्राध्यापक ऐसे होंगे जिनको समाज विज्ञान का ज्ञान हो, और चौथे प्राध्यापक ऐसे होंगे जिनको कि इन सभी विषयों पर थोड़ी थोड़ी सब पर पकड़ हो, और उसके साथ ही साथ वो दर्शन की दृष्टि से उसको उसकी व्याख्याएं कर सकें और उन व्याख्याओं को सभी लोगों को समझा सकें। तो इसके लिए हमें इन सब विषयों के लोगों को एक मंच पर बैठ करके बात करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जो प्रयास किए हैं, निश्चित रूप से वो बहुत प्रशंसनीय हैं। क्योंकि उसमें उद्देश्य यह रखा गया है कि सकल नामांकन के अनुपात को 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा सहित 2018 में जो 26.3 था उसको बढ़ा करके उनको 50% करना है। तो ये कब होगा? जब हम सभी लोग बैठ करके आपस में बात करेंगे और कहाँ क्या होना चाहिए इस पर बात करेंगे और उसके लिए प्रयास करेंगे। इसके लिए विकास एक तो सार्वजनिक और उन्नयन जो है वह आत्मिक और सार्वजनिक होना चाहिए, और निजी और जो सरकारी संस्थान है उनमें एक बहुत गजब का तालमेल होना चाहिए। और विश्वविद्यालय जो उच्च शिक्षा का केंद्र कहा जाता है, उसमें एक बहुविषयक संस्थान और उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण, अनुसंधान और सामुदायिक सहभागिता के साथ स्नातक और स्नातक कार्यक्रम, ये दोनों नई शिक्षा नीति में इसकी व्यवस्था की गई है। और विश्वविद्यालय की जो परिभाषा है उसमें एक स्पेक्ट्रम की अनुमति जो है वो दी गई है, और जो शिक्षण पर अधिक जोर दिया जाता था पहले, अब वह शोध पर भी उतना ही जोर दिया जाएगा और विश्वविद्यालयों में इसके लिए विशेष व्यवस्था होगी। श्रेणीबद्ध मान्यता की जो बात थी उस पर भी इसमें व्यवस्था की गई है और इसको भी आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया है। और एक ऐतिहासिक और बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम, एक समग्र और बहुआयामी शिक्षा जो मानव के न केवल बौद्धिक विकास की बात करे बल्कि उसके सौंदर्य, उसके सामाजिक दायित्व, उसके शारीरिक और भावनात्मक पक्षों और साथ ही साथ
नैतिक उन्नयन की भी बात करें, एकीकृत ढंग से ऐसे ढांचे को विकसित करने का लक्ष्य नई जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसमें की गई है। और इसमें समग्र शिक्षा की बात है, पेशेवर और तकनीकी और व्यावसायिक विषयों सहित जो स्नातक कार्यक्रमों के दृष्टिकोण से एक लंबी अवधि दी जा सकती है, वो उस प्रकार की बात की गई है। और आईआईटी इंजीनियरिंग जैसे जो संस्थान है उसमें मानविकी, कला, समग्र बहुविषयक शिक्षा की ओर बढ़ने की बात की गई है। और मानविकी के जो छात्र हैं उनको विज्ञान को वो किस तरीके से मार्गदर्शन दे सकते हैं, क्योंकि देखिए एक छोटा सा विषय मैं यहाँ पर रखना चाहूंगी कि विज्ञान ने हमको माचिस की तीली दी। माचिस की तीली का उपयोग हम एक दीपक को जलाने के लिए भी कर सकते हैं और हम किसी के घर में आग लगाने के लिए भी कर सकते हैं। अब देखिए जो ये दोनों चीजें हैं, एक तो सामाजिक भलाई की बात है और दूसरी जो है वह समाज के विध्वंस की बात की है। आज तालिबान जैसी जो समस्या है वह क्यों उत्पन्न हुई, इसमें निश्चित रूप से इसके मूल में चाहे धर्म हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी शिक्षा व्यवस्था की कमी इसको कहा जा सकता है जो कि व्यक्ति का दिमाग नहीं खोलती है। तो जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो व्यक्ति का दिमाग खोलने का काम करेगी, उसको एक ऐसी दिशा निर्देश वह प्रदान करेगी जिसके माध्यम से व्यक्ति यह निर्धारित कर सके कि अगर मेरे हाथ में माचिस की तीली है तो मुझे इसका उपयोग एक दीपक या एक मोमबत्ती को जलाने के लिए करना है जिससे सभी को प्रकाश मिले। तो ये सारे जो दिशा निर्देश हैं वो तभी होंगे जब किसी विद्यार्थी में कल्पनाशीलता के साथ साथ उसका पाठ्यक्रम एक तो लचीला होगा, वह सक्षम होगा और उसमें भाषा, साहित्य, संगीत, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच, शिक्षा, गणित, सांख्यिकी, शुद्ध और अनुप्रयुक्त विज्ञान, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, खेल, अनुवाद और व्याख्या, इन सब को उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जब स्थापित और मजबूत किया जाएगा तभी हम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। व्यवस्थाएं सारी की गई हैं, हमें केवल और केवल व्यक्तिगत स्तर पर जानने की और उनको लागू करने की आवश्यकता है, जिसमें चाहे वह अध्ययन और अध्यापन की बात हो, शोध की बात हो, सब में एक संतुलन हमको बनाना है। और इसके जो मूल सिद्धांत हैं उनमें जानना और पहचानना दो चीजें होती हैं। एक तो मैं किसी चीज को जानती हूँ, दूसरा मैं उसको पहचानती हूँ। जानना जो है वह सतही है, लेकिन पहचानना जो है वह बहुत गहन विषय है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा पूरा जीवन किसी एक व्यक्ति के साथ बीत जाता है, हम उसको जानते तो हैं लेकिन हम उसको पहचानते नहीं है। पहचानते इसलिए नहीं है क्योंकि हम उसके भीतर के जो सद्गुण और दुर्गुण हैं उनका विश्लेषण करने में कहीं ना कहीं हम चूक हो जाती है हमसे। व्यक्ति का उदाहरण मैंने दिया, लेकिन उच्च शिक्षण संस्थानों में यही हुआ, हमने जानना चाहा लेकिन पहचानना नहीं चाहा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अब इस उद्देश्य की तरफ बढ़ रही है वह उसमें पहचानने की व्यवस्था की गई है। हम उद्देश्यों को पहचाने भी, जानने के साथ साथ पहचाने भी। दूसरा लचीलापन है और कला और विज्ञान के बीच में कोई अलगाव नहीं रखा गया है। आप एक सब्जेक्ट को आप एक अनिवार्यता के रूप में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वैकल्पिक विषय के रूप में भी अन्य विषयों के दरवाजे भी आपके लिए खुले हुए हैं। एक जो हमारे रटने की, जो याद करने की एक प्रचलन था, उसको कहीं ना कहीं चुनौती दी गई है और यह कहा गया है कि वैचारिक समझ जो शोध के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, वह वैचारिक समझ विद्यार्थियों में विकसित होनी चाहिए, इस पर जोर दिया गया है। नैतिकता, मानव और संवैधानिक मूल्य जैसे कि सहानुभूति है, दूसरों के लिए सम्मान है, स्वच्छता है, शिष्टाचार है, लोकतांत्रिक भावना है, उत्तरदायित्व है, बहुलवाद है, समानता है, न्याय है, जो कि हमारे मनीषियों ने बहुत सदियों पहले बात की थी, उसको पुनः इसमें प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया गया है। और जीवन कौशल जैसे कि संचार हो गया, सहयोग हो गया, टीम वर्क की अभी थोड़ी सी बात मैं करूंगी, और लचीलापन हो गया, इन सब चीजों पर बहुत बल दिया गया है और निश्चित रूप से ये हमारे लिए लाभकारी होंगी बहुविषयी शोध के अंतर्गत।
टीम की मैं बात कर रही थी, जैसे कि अभी आपका ये आयोजन हुआ है, टीम जो टोली जिसको हम कहते हैं, किसी भी कार्यक्रम के आयोजन में हो या किसी भी शोध के लिए हो, हम जब टोली की भावना से काम करते हैं, आपने देखा होगा कि खिलाड़ियों की एक पूरी टीम होती है, एक टोली होती है, हॉकी हो, क्रिकेट हो, या किसी भी जो कोई भी जो ऐसा खेल है जो कि बहुआयामी होता है, तो बहुत सारे खिलाड़ी उसमें मिल करके वो अपने व्यक्तिगत उत्थान के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो इस उनका जो पूरा उनका जो आत्मसम्मान है वह इस पर केंद्रित होता है कि आज अगर भारत का मैच हो रहा है पाकिस्तान के साथ, भारत का मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो उनका जो पूरा ध्यान केंद्रित होता है वह इस पर होता है कि भारत को विजयी कैसे बनाना है। इस पर नहीं होता है कि मैंने केवल 100 रन बनाए तो मैं सचिन तेंदुलकर कहलाऊंगा या फिर मैं कोई भी दूसरा खिलाड़ी। इस पर उनका ध्यान केंद्रित नहीं होता है, बल्कि इस पर होता है कि हमारा देश विजयी कैसे होगा। शोध में भी यही हमारे अंदर भावना होनी चाहिए। अगर हमारे गाइड, हमारे मार्गदर्शक हमको कोई उद्देश्य बता रहे हैं और उस पर कोई ड्राफ्ट है, हमको एक बार लिखना होता है, 2 बार लिखते हैं, 3 बार लिखते हैं, उसमें निरंतर हम परिष्करण और परिमार्जन करते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना है कि ये क्यों लिखवा रहे हैं हमसे बार बार, क्यों एक ही चीज पर बार बार मेहनत करवा रहे हैं, क्योंकि रसरी आवत जाते सिर पर परत नहीं, मतलब उस पर जो एक शिला है, उस शिला पर रस्सी के खींचने से बार बार जिस प्रकार से निशान पड़ता है, ठीक वही चीज अभ्यास के द्वारा भी की जाती है। और वो अभ्यास जो कि शोध में सबसे आवश्यक है, बार बार लिखना, बार बार समझना, बार बार पढ़ना विषयों को, वो इस दिशा में हमको निरंतर हमको तराशेगा। और जिस प्रकार एक शिल्पकार प्रयास करता है कि उस मूर्ति को वह जीवंत बनाए, ठीक उसी प्रकार से एक जो मार्गदर्शक होता है, एक गाइड होता है, उसका भी यह प्रयास रहता है कि वह अपने जैसा कि कहते हैं कि प्रोडक्ट जितना अच्छा होगा उतनी अच्छा उस कंपनी का प्रचार होगा। तो विद्यार्थी जो है वो प्रोडक्ट है, और जो हमारे शिक्षक हम लोग हैं, हम लोग उसके कंपनी के, अगर हम उस कंपनी के एक मैनेजर हैं या हम उसके स्वामी हैं, तो हम उसको, हमारा प्रयास रहता है कि हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा हो। तो उस प्रोडक्ट में हमें ऐसा प्रयास करना है कि हम उसमें एक ऐसी ऐसी पोषण की ऐसी प्रविधि को अपनाएं जिसमें कि विटामिन D3 भी हो, जिसमें कैल्शियम भी हो, जिसमें प्रोटीन भी हो, हम सारे तत्वों का समायोजन करें। क्योंकि अगर केवल प्रोटीन रहेगा तो शारीरिक वृद्धि तो करेगा, लेकिन रोगों से बचाव नहीं करेगा, रोगों से संरक्षण हमारा नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि हमें समग्रता की जो बात है उसके लिए समग्रता के लिए, बहुविषयक शिक्षा के लिए आदर्श विश्वविद्यालय जैसे IIT हैं, IIM हैं, इनके साथ साथ मेरूज की जो बात की गई है, बहुविषयी शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय की जो बात की गई है, और उसकी स्थापना की जो बात की गई है, वह उच्चतम वैश्विक मानकों को प्राप्त करने के निसंदेह सहयोगी होगी, और निश्चित रूप से धरातल पर हम इसको उतार पाएंगे। और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जो स्टार्टअप सेंटर्स की बात की गई है, प्रौद्योगिकी विकास केंद्र की बात की गई है, अनुसंधान के प्रमुख केंद्र की बात की गई है, अधिक से अधिक उद्योग और शैक्षणिक संपर्क की बात की गई है, मानविकी, समाज विज्ञान अनुसंधान सहित अंतः विषय अनुसंधान की जो बात की गई है, और इनकी स्थापना करके अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने की बात की गई है, तो निश्चित ये प्रभावी होंगे, ऐसा मेरा विश्वास। माइक म्यूट कर लीजिए। डॉक्टर अजय जी, कृपया अपना माइक म्यूट कर लीजिए। डॉक्टर अजय जी, हाँ जी, धन्यवाद। तो इसमें बहुत इसके अच्छे परिणाम आने वाले हैं, ऐसा हम सभी का विश्वास है। और अनुसंधान और अध्यापन जो है उसमें एक पूरा तारतम्य बिठाया जाएगा, मूल्यांकन की दिशा हो या फिर शिक्षण की दिशा हो, उसमें भी एक पूरा हम लोगों एक पूरा प्रॉपर जो खाका हो सकता है वो खींच दिया गया है। और बस आवश्यकता यह है कि वो जो खाका खींचा गया है उस खाके को हम एज इट इज फॉलो करें। अगर मैं कविता भट्ट हूं तो मेरी जो उत्तरदायित्व है, मेरे जो मेरी जिम्मेदारियां बनती हैं,
संस्थान के प्रति। ये नहीं है कि मेरा 1 बजे से 2 बजे तक का पीरियड है, अब मैं अपना पीरियड लूं। अब बहुत सारे लोगों को मेरी ये बात बहुत खराब लगती है। खराब इसलिए लगती है क्योंकि चलन ऐसा हो गया है